हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 13 का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग विजन आईएएस के ही टेस्ट नंबर 14 का 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम लोग 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मूलतः मराठी में लिखी गई और 1909 में प्रकाशित पुस्तक 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक कौन थे। यहाँ पर लेखक कौन थे जी? तो ऑप्शन नंबर ए है वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद लाला लाजपत राय। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और 10वीं क्लास से ही आने लगता है। ये 1857 की क्रांति पर सबसे मतलब एक तरह का है कि राष्ट्रवादियों की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत यही रहा था। 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये जो था वीर सावरकर द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में विचार कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में विचार करना, कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। और तरीका क्या है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो, इस तरह का ऑप्शन है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है। यहाँ पर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी और कभी भी इससे संबंध नहीं थी, मतलब कि ऐसा संगठन। उसके बाद से दे रहा है, इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर दूसरा नंबर तो एकदम सही है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही AIKS ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में, इससे गठन हुआ था, एकदम सही है। लेकिन दूसरा नंबर दे रहा है कि फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि कांग्रेस से पूर्णतः स्वतंत्र थी, एकदम सरासर गलती है, क्योंकि यह कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। जैसे कि समाजवादी दल जो 1934 में जो बना था, तो वो भी कांग्रेस से जुड़कर ही चलता था, वो भी स्वतंत्र नहीं था। सेम टू सेम वैसे ही इससे पहले 1929 में ही बनने वाला AIKS आज भी कांग्रेस के साथ, मतलब कांग्रेस के पक्ष में काम करता है। तो उस समय तो उसका जन्म ही कांग्रेस के पक्ष में हुआ था। यहाँ पर एक नंबर गलती हो जाएगा, दूसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रही वैश्विक क्षमता निर्माण पहल, वैश्विक क्षमता निर्माण पहल किससे संबंधित है जी? तो वैश्विक क्षमता निर्माण पहल यहाँ पर दे रहा है WHO, WTO, IAEA, UN। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UN का पहल है वैश्विक क्षमता निर्माण पहल। यहाँ पर इसमें क्या है जी? तो वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के संदर्भ में मतलब कि जितने भी देश जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं और पिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते मतलब कि व्यापक एक रणनीति है इसमें, जलवायु परिवर्तन, विकास, आतंकवाद, सभी को एक साथ में लेकर चलने की बात की गई है। SDG को भी मुख्य लक्ष्य में रखा गया। SDG, आपदा, डिजास्टर, और उसके बाद से AI, सभी क्षेत्रों में एक के साथ आगे बढ़ने के लिए इसको पहल की गई है। कैरिबियाई देशों को आगे बढ़ाना, गरीब देशों को आगे बढ़ाने, सभी के लिए वैश्विक क्षमता निर्माण पहल UN द्वारा शुरू की गई है, या फिर UNO का है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 1926 की सैंडहर्ट समिति संबंधित थी, 1926 की सैंडहर्ट समिति संबंधित थी। तो यहाँ पर दे रहा है भारतीय सेना और उनका भारतीयकरण, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार, श्रम कल्याण और कार्यों के घंटे, भू राजस्व और कृषि सुधार। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही है, भारतीय सेना और उसका भारतीयकरण से जुड़ा है सैंडहर्ट समिति। सैंडहर्ट समिति का संबंध इसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1944 का C राजगोपालाचारी फार्मूला मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित किया गया था? C राजगोपालाचारी फार्मूला मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित किया गया था? यहाँ पर नंबर ए है, राजनीतिक गतिरोध के समाधान के लिए, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को भारत का पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए, उसके बाद से अस्थायी सरकार में हिंदू प्रभुत्व को बढ़ावा देने के लिए, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करने के लिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही है, राजनीतिक गतिरोध के समाधान के लिए। मतलब कि C राजगोपालाचारी फार्मूला क्यों आया था जी? तो मतलब कि जो पाकिस्तान ने अपना पाकिस्तान की मांग शुरू कर दिया था 1943 से ही, प्रत्यक्ष रूप से मांग करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान। 1940 से शुरू हुआ था, लेकिन 1944 में जब साइमन क्या कहते हैं उसको, क्रिप्स मिशन भी वापस चला गया, तो उसके बाद से क्रिप्स मिशन के कोई अन्य प्रस्ताव नहीं आ रहा था। तो इसी के विकल्प के रूप में लाया गया कि संवैधानिक गतिरोध को दूर किया जाए, मुस्लिमों को एक साथ में मिलाया जाए, भारतीय राजनीतिक मुख्य धारा में लाया जाए, उसके बाद से कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को एक किया जाए, अन्य दलों को भी एक किया जाए, इन सबसे जुड़ा हुआ था, इसीलिए राजनीतिक गतिरोध के समाधान के लिए था ये। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है, यह आंदोलन कैबिनेट मिशन की विफलता के विरोध में शुरू किया गया था। यह आंदोलन कैबिनेट मिशन की विफलता के विरोध में शुरू किया गया था। उसके बाद बलिया, सतारा, तालचेर सहित कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। उसके बाद से इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सेना को भारत से तत्काल वापस लौटना पड़ा था। यहाँ पर कौन सा क्या पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत कौन सा है। यहाँ पर एक भी गलती मिलते कहिए कि हम लोग का सही आंसर एक भी सही आंसर मिलते कहिए कि गलती हम लोग का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर जो दे रहा है, बलिया, सतारा और तालचेर में समानांतर सरकार गठन की गई थी, तो एकदम सही है। अर्थात 2 नंबर सही है और हम लोग को क्या बताना है, गलती बताना है। 1 और 3 गलती हो जाएगा, इसी के इसमें एलिमिनेशन मेथड वाला है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करना है। साइमन कमीशन के संदर्भ में विचार करना है तो विचार कर लेते हैं। इसने द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उसके बाद से इसने साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध में प्रदर्शन, रॉलेट सत्याग्रह दोनों एक ही समय चले थे। और क्या विचार करना तो सही है। तरीका क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों ना तो एक ना तो दो। एक नंबर तो एकदम सही है कि इसमें साइमन कमीशन ने द्वैध शासन व्यवस्था की समाप्ति और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करने की सिफारिश की थी, एकदम सही है। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है, साइमन कमीशन के विरुद्ध में विरुद्ध प्रदर्शन और रॉलेट सत्याग्रह एक साथ में चला था, एकदम सरासर गलती है। रॉलेट सत्याग्रह कब चला था जी? रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में चला था जी। तो यहाँ पर ये गलती हो जाएगा, सेकंड नंबर गलती है। एक नंबर सही है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराजवादियों और कौन सा क्या है जी? तो स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराजवादी और अपरिवर्तनवादियों के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। और क्या दे रहा है? स्वराजवादियों ने विधान परिषदों के बाहर रहकर रचनात्मक कार्य करने की वकालत की। विधान परिषदों के बाहर रहकर रचनात्मक कार्य करने की वकालत की थी स्वराजवादियों ने। इसका जबकि अपरिवर्तनवादियों ने ब्रिटिश नीतियों को अंदर से बाधित करने के लिए एक विधान परिषद में प्रवेश करने पर बल दिया। उसके बाद से यहाँ पर दोनों के बीच यह बहस 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद प्रारंभ हुआ था जी। यहाँ पर जो दे रहा है ये स्वराजवादी और अपरिवर्तनवादी क्या थे जी? तो 1917 में, जब क्या कहते हैं, 1917 में जब 1917 या 19 में क्या आया था जी? भारत सरकार अधिनियम जो आया था, एक्ट जो आया था, उसमें क्या कहा गया था जी? तो चुनाव लड़ने की बात की गई थी। भारत के प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के लिए जगह दिया गया था। कहा गया था कि विधानमंडल में शामिल हो सकते हैं भारतीय सदस्य भी चुनाव में जो विजित होगा। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि नहीं, शामिल नहीं हुआ जाएगा। तो जो शामिल नहीं होने के पक्ष में थे उनको अपरिवर्तनवादी कहा गया। इसके नेता कौन थे जी? तो महात्मा गांधी थे। ये कह रहे थे कि नहीं, उन पर विश्वास नहीं करना और चुनाव भी नहीं लड़ना। और उसी के विपक्ष में एक और दल था जिसका नाम था, क्या कहते हैं उसको, स्वराजवादी, जिसका मानना था कि हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा में शामिल होना चाहिए और विधानसभा में शामिल होकर गतिरोध उत्पन्न करना चाहिए और भारत के पक्ष में नीतियां बनवानी चाहिए। तो इसके नेता कौन थे जी? तो CR दास, चित्तरंजन दास, और उसके बाद से मोतीलाल नेहरू और अन्य भी कई नेता थे। यहाँ पर ये तो विवाद कब से शुरू हो गया था? 1919 से ही। लेकिन वास्तविक मतलब कि एकदम कहा जाए कि स्पष्ट रूप से उद्भव इसका कब हुआ था? जब 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, तो अब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने उठकर और कहा कि नहीं, अब एक ऐसी पार्टी बनेगी जो कि चुनाव लड़ने के लिए पक्ष में होगी। तो इसको 1924 के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था बेलगाम में, उसमें मंजूरी दे दी गई चुनाव लड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक नंबर एकदम सरासर गलती है कि स्वराजवादी बाहर आना चाहते थे। तो ये गलती है। कैसी? स्वराजवादी जो थे वे विधानसभा में शामिल होना चाहते थे, जबकि अपरिवर्तनवादी बाहर आना चाहते थे। एक नंबर गलती है। दूसरा नंबर एकदम सही है कि 1922 में के बाद ही ये प्रखर रूप से उभर कर आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मतलब बी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है 1945 की बेबेल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1945 की बेबेल योजना, यहाँ पर दे रहा है गवर्नर जनरल सहित कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे। क्या कर रहा है? कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होने थे, गवर्नर जनरल सहित, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कार्यकारी परिषद में सवर्ण, हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना था। और क्या चुनना है जी? तो सही कथन। तरीका क्या है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक दो और दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो यहाँ पर जो दे रहा है स्टेटमेंट नंबर 1 कि कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य, यहाँ पर अन्य सदस्य कहता तो ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल सहित कह दिया। गवर्नर जनरल सहित नहीं था। ऐसे गवर्नर जनरल यह स्पष्ट हो चुका था कि गवर्नर जनरल ब्रिटेन का ही होगा। कहाँ का जी? तो यूके का ही होगा। शेष सदस्य कार्यकारी परिषद में शेष सदस्य कहाँ हो सकते हैं? भारत के हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल ब्रिटेन का ही रहेगा। तो ये नहीं था, कैसे कि ये दे रहा है कि गवर्नर जनरल सहित भारतीय होंगे, तो ये गलती है। और दूसरा नंबर है सवर्ण, हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व समान होगा, तो यह प्रावधान था एकदम। तो एक और दोनों, दूसरा सही है, एक गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदाई खिदमतगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदाई खिदमतगार के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है और क्या चुनना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है और एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। एलिमिनेशन मेथड लग जाना सबसे बड़ी बात है। अगर एक बार एलिमिनेशन मेथड लग जाए तो देख लेना चाहिए, कम से कम 80% चांस हो जाए कि 80 से 90% चांस हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए। ऐसे कि एक सही गलती मिल गया कि हम लोग का आंसर निकल जाएगा। कोई भी एक गलती मिल जाए तो अगर सही पूछा जा रहा है तो गलती चुन लेना है, कौन सा गलती है। तो यहाँ पर दे रहा है इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में कार्य किया। तो खुदाई खिदमतगार के संदर्भ में एकदम सही है कि खुदाई खिदमतगार किसने शुरू किया था जी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्होंने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का
आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया, और उसके बाद से यह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कार्य करते थे। ये भी सही है, लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है, इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय समर्थन दिया नहीं। ऐसे कि ये जो थे 1929 में जन्मे थे, तो 1929 में जन्मे थे, तो उस समय असहयोग आंदोलन थोड़ी ना चल रहा था, उस समय चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। तो उसका ना समर्थन देने के लिए तो दूसरा नंबर गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 दूसरा गलती है, तो दूसरा गलती ऑप्शन नंबर ए सही, सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्तावों के संदर्भ में विचार कीजिए। जिन्ना के 14 सूत्रीय प्रस्ताव के संदर्भ में यहाँ पर कैसे है जी, तो 3 ठो स्टेटमेंट है, और क्या कह रहा है, कितने 14 सूत्रीय प्रस्तावों की मांगों की सही ढंग से दर्शाते हैं। अर्थात 14 में से 3 मांग दे दिया है, और 3 में से देखना है कि कौन सा मांग था उसमें, कौन सा नहीं था। और ऑप्शन का तरीका क्या है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए रखे जाने चाहिए। तो उसके बाद से है सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया जाना चाहिए। उसके बाद से केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सभी 3 सही हो जाएगा, मतलब सी सही हो जाएगा। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर तेरा इसने पाकिस्तान के रूप में एक पूर्ण देश के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। पूर्ण देश के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। उसके बाद से प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। और उसके बाद से है यहाँ पर तरीका क्या है जी, तो देख सकते हैं थोड़ा सा बहुत क्या पूछा जा रहा है, सही कथन पर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर बात है कि एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। एक भी सही कोई भी सही गलती मिला तो हम लोग का आंसर आसपास में आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैबिनेट मिशन, इसने पाकिस्तान के रूप में एक पूर्ण देश के निर्माण की मांग को स्वीकार किया। तो यही पहले ही सबसे पहले गलती हो जाएगा। तो इसकी कैबिनेट मिशन ने इसने अभी स्वीकार नहीं किया था। और उसके बाद से दे रहा है प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। और उसके बाद से दे रहा है इसने प्रावधान किया कि यहाँ पर दूसरा नंबर तो एकदम सही है जी, इसने विशिष्ट शक्तियों को किसके हाथ में दे दिया था। कैसे जिन्ना बार बार मांग कर रहे थे कि अवशिष्ट शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए, प्रांतों के। तो जिन्ना को खुश करने के लिए अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी जी, तो प्रांतों को दे दी गई थी, लेकिन फिर भी नहीं खुश हुए वो। उसके बाद से इसमें प्रावधान किया गया था कि रियासतें अब ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहेंगी। तो ये भी सही है, तीसरा नंबर भी सही है। कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार की जगह किसके अधीन रहेंगी जी, तो भारतीय संघ के अधीन कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम के संदर्भ में विचार कीजिए। 1929 के व्यापार विवाद अधिनियम के संदर्भ में विचार करना है। और क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। इसने सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी सेवाओं में हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद से इसने ब्रिटिश भारत में ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है, इसने सार्वजनिक उपयोगिता संबंधी सेवाओं के हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, 1 नंबर सही है। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है, ब्रिटिश भारत में ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। पंजीकरण को अनिवार्य नहीं किया गया था। इस समय प्रतिबंधों की श्रृंखला को बढ़ाई गई थी, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि ट्रेड यूनियन बन जाएंगे और पंजीकृत रहेंगे तो उन पर कम में लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है, दूसरा नंबर गलती है। कैसे कि पंजीकरण करने का तात्पर्य है कि थोड़ा सा छूट देना, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1921 से 22 के एका आंदोलन का मुख्यतः एक क्या था जी, कहाँ का था जी, यहाँ पर तेरा मध्य भारत में आदिवासी विद्रोह, उसके बाद अवध में किसान आंदोलन, बम्बई में मजदूरों का हड़ताल, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन। तो यह एकदम आसान है, 10th क्लास लेवल का है। 10th क्लास में भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये कौन किससे संबंधित है जी, अवध में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मदारी पाशी इसके नेता कौन थे जी, तो मदारी पाशी इसके नेता थे। ये एक एडिशनल में देख लेना है इसके संदर्भ में। ये अवध में हुआ था, जिसमें एका आंदोलन का क्या था जी, इसमें भी वही था कि हम लोग का किसान होगा कि मतलब कि हम लोग का खेती मतलब कि जो पहले नीलाम कर दिया जाता था। यहाँ पर क्या था जी, अवध के क्षेत्र में महालवाड़ी का प्रभुत्व था, महालवाड़ी पद्धति थी। तो इसमें ज़्यादा कर नहीं देंगे, निश्चित कर देंगे। इसका क्या मांग था जी, तो मतलब कि ज़्यादा कर नहीं देंगे। उसके बाद से दूसरा नंबर था कि जो नीलाम हुआ है उसको ज़बरदस्ती खेत, मतलब कि पहले होता था कि महालवाड़ी में कि अगर जो भी किसान समय पर लगान नहीं चुका पाता था तो उसके बदले यदि अन्य कोई किसान चुका दिया, जब चुका दिया तो उसको खेत मिल जाता था 1 से 2 साल बाद। तो इसी में मदारी पासी ने कहा था कि खेत नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर अपना इस साल नहीं चुका सके तो आगे भी देना है, लेकिन खेत नहीं छोड़ना है। इस तरह का कुछ अन्य कई बातें थी एक आंदोलन में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1932 का पूना समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। 1932 का पूना समझौता संबंधित था। तो यहाँ पर तेरा साइमन कमीशन की रिपोर्ट का प्रतिक्रिया, सांप्रदायिक पंचायत से उत्पन्न मतभेदों का समाधान, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट का विरोध, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वार्ता। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी सांप्रदायिक पंचायत से उत्पन्न मतभेदों का समाधान। सांप्रदायिक पंचायत का था जी, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने यह अनुमति दे दी थी कि SC ST के लिए भी या फिर SC ST के लिए भी प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन पद्धति अपनाई जाएगा। अर्थात पृथक निर्वाचन मतलब कि SC सदस्यों को SC के मतदाता ही चुनेंगे, SC मतदाता ही चुनेंगे, ऐसा प्रावधान था। ऐसे में महात्मा गांधी जी को लगा कि इससे तो देश का विभाजन देश के विभाजन की कड़ियाँ और भी बढ़ जाएंगी, एक कड़ी और जुड़ जाएगा विभाजन का। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने विरोध किया और आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन को ही समाप्त करने के लिए ही जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंचे तो दोनों के बीच समझौता हुआ। इसे ही 1920 का पूना समझौता कहा जाता है। पूना के जेल में महात्मा गांधी थे और वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन किया था, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंचे और उन्होंने इसे अस्वीकार कर सांप्रदायिक पंचायत या फिर पृथक निर्वाचन पद्धति को कह दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे। तब जाके महात्मा गांधी ने इसको तोड़ा और आरक्षण इसी समय SC ST को जो आरक्षण मिलता है उसको इसी समय उन सभी सदस्यों को इसी समय दिया गया था आरक्षण, और पृथक निर्वाचन की जगह आरक्षण दे दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। उन्नीस 1912 में शुरू हुए अल हिलाल समाचार पत्र के बारे में विचार कीजिए। अल हिलाल समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। उसके बाद से इसने ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की और मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारों का भी विरोध किया। और इसके बाद से है यहाँ पर यह एक प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। यहाँ पर जो और क्या पूछा जा रहा है, सही कथन और तरीका क्या है कि 1 2 1 2 3 और 1 2 इस तरह से एलिमिनेशन मेथड इस पर लग सकता है। एक भी सही गलती मिल गया तो हम लोग का आंसर आराम से मिल जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर दे रहा है 1 नंबर तो एकदम सही है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। दूसरा नंबर भी सही है कि इसने ब्रिटिश सरकार की कड़ी निंदा की थी, मुस्लिम लीग का भी अलगाववादी का विरोध किया था। लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा अंग्रेजी भाषा का यह था। अब देखिए शब्द क्या है, अल हिलाल, तो कौन सा शब्द है जी? तो क्या यह अंग्रेजी से जुड़ा हुआ है? अंग्रेजी का कोई पत्रिका होता तो अंग्रेजी में नाम होता। अल हिलाल तो उर्दू में नाम है, तो ये भाषा उर्दू थी। कैसा था जी? तो उर्दू भाषा में था ये। और किस आधार पर चलता था जी? तो साप्ताहिक था, एक सप्ताह पर एक ठो साप्ताहिक पत्रिका इस समय भी निकलता है, आप पढ़े होंगे। तो साप्ताहिक पत्रिका था ये और प्रथम प्रकाश कलकत्ता से ये होता था। कैसे कलकत्ता से ही न जुड़े थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलकत्ता से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। और 1912 से ये 1912 से जुलाई 1912 से शुरू हुआ था इसका प्रकाशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व में वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया। इसकी सफलता आप देखिए, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। इसके बाद से इतना कह दिया, इसके बाद से ये सब पढ़ने की जरूरत है कि अब इसके संदर्भ में यही ना पूछा जा रहा है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और इसको यहाँ पर आंसर देखिएगा तो देखिए अभी क्या पूछ रहा है, किस आंदोलन के बारे में वर्णन कर रहा है। तो केवल 2 लाइन ही ऊपर पढ़ लिए तो हर कोई लगभग 80 ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इसके संदर्भ में बता सकते हैं कि किससे संबंधित है जी। तो इसके संदर्भ में आगे भी पढ़ लेते हैं और आप अपने से गेस करते रहिए और अपनी जुबानी बताने की कोशिश कीजिएगा। इसकी सफलता ने उन्हें सरदार की लोकप्रिय उपाधि दिलाई। इस आंदोलन को किसानों का भरपूर समर्थन मिला और यह केवल शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं था। इसका समापन सरकार द्वारा भू राजस्व वृद्धि को कम करने और जब्त की गई जमीनों को वापस करने पर सहमति के साथ हुआ था। और उसके बाद से यहाँ पर जो तो यहाँ पर एक शब्द में जान सकते हैं कि बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में यह सब है। यहीं पर उनको सरदार की उपाधि मिली थी। बारदौली की महिलाओं ने इस आंदोलन में जब बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ की महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने भी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में विचार कर लेते हैं यहाँ पर। और क्या विचार करना है? सही कथन पर विचार करना। और तरीका क्या है विचार करने का? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। यहाँ पर देख लेते हैं वे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद से है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था और जय हिंद का नारा दिया था। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रही एडिट योजना संबंधित है। ADETIE योजना जो है किससे संबंधित है? यहाँ पर आदिवासी युवाओं को उभरती प्रौद्योगिकियों में डिजिटल प्रशिक्षण और उद्यमिता सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की एक पहल। और उसके बाद से है उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय का एक कार्यक्रम। उसके बाद से एक शिक्षा योजना है जिसका उद्देश्य जो है प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण विद्यालयों में पहुंच, डिजिटल अवसंरचना और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करना है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों के स्वदेशी विकास को
बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र की एक योजना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो दे रहा था इस संदर्भ में एडिट योजना का संबंध किससे है, तो उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग में तेजी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय का कार्यक्रम है एडिट योजना। तो यहाँ पर इसका एक बार इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो बहुत लंबा है, लेकिन है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड इन इंडस्ट्री एंड, और आगे कुछ शायद इस्टेब्लिशमेंट है, तो इतना बड़ा है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, ऊर्जा दक्षता जो उद्योग जो है ऊर्जा दक्षता लाने के लिए इसको लाया गया। हाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में कभी कभी सुर्खियों में आने वाला पद प्रोजेक्ट 17A निम्न में से संबंधित है। प्रोजेक्ट 17A संबंधित है जी। यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A यहाँ पर दे रहा है बैलिस्टिक मिसाइल से युक्त और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का विकास करना। उसके बाद से है कि भारतीय नौसेना के लिए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना के लिए स्टील्थ फ्रिगेट गाइडेड मिसाइल बनाने के लिए ही शुरू किया गया इसको, प्रोजेक्ट 17A। अब आगे देख लेते हैं इसके संदर्भ में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल भुगतान सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल भुगतान सूचकांक यहाँ पर क्या है कि यह सूचकांक वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के समन्वय से संकलित किया जाता है। और इसके बाद से है यह देश भर में डिजिटल भुगतान के प्रसार को मापने वाला अपनी तरह का पहला सूचकांक है। डिजिटल भुगतान के प्रसार को मापने वाला अपनी तरह का प्रथम सूचकांक है। और क्या चुना है जी, तो सही कथन। और तरीका क्या है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो एकदम सही है कि अपने तरह का यह पहला सूचकांक है, लेकिन एक नंबर गलती है ये कि ये NPCI की पहल है। यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि इस सूचकांक को किसने शुरू किया है जी, तो RBI ने। किसने शुरू किया है जी, तो RBI द्वारा शुरू किया गया, ना कि NPCI द्वारा। यहाँ पर इसमें डाटा 2021 से ही शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया है, 2021 से RBI द्वारा इसको शुरू किया गया है। अपनी तरह का पहला सूचकांक आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया के संदर्भ में विचार करना है। चिकनगुनिया के संदर्भ में विचार करना तो यहाँ पर दे रहा है, और क्या इसे विचार करना है, तो सही कथन पर विचार करना है चिकनगुनिया के संदर्भ में। और तरीका क्या है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक और दो, एक दो और तीन, तीनों। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर दे रहा है चिकनगुनिया, यह मच्छर जनित वायरस रोग है जो चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है। इसका से चिकनगुनिया के लिए कोई टीका या एंटीवायरल दवा उपचार उपलब्ध नहीं है। और तीसरा नंबर है चिकनगुनिया, डेंगू और जीका वायरस के समान ही रोग वाहक हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों सही हो जाएगा। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से कारण, ये कौन सा किसके कारण होता है जी, तो ये तीनों के तीनों डेंगू, जीका और चिकनगुनिया तीनों के तीनों किसके कारण होते हैं, तो एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण, काटने के कारण एडिस इजिप्टी। यहाँ पर इजिप्टी होता है। इजिप्टी क्यों लगा है जी, तो सबसे पहले इजिप्ट में इसका उद्भव हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले इजिप्ट में इसका उद्भव हुआ था चिकनगुनिया का, तो यहाँ पर इसीलिए इसको। और सबसे बड़ी यही की बात है कि सबसे पहले इसका उन्मूलन अभी किसने किया है, हाल ही में जीका का उन्मूलन किसने किया है, जीका या फिर चिकनगुनिया का जीका का उन्मूलन किसने किया है, तो जीका का उन्मूलन सबसे पहले जहाँ से उत्पन्न हुआ था वहीं से उन्मूलन हुआ है। इजिप्ट ने ही सबसे पहले अपने देश से उन्मूलन कर दिया है। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्येक 1 लाख पर 5 से कम लोग ही बीमार हो, कि 10 लाख लोगों पर जब एक रोगी भी न मिले तो उस स्थिति में कि उसे उन्मूलित घोषित कर दिया जाता है। जैसे पोलियो को ही भारत से उन्मूलन घोषित कर दिया गया 2014 में। तो कैसे किया गया था जी, क्या 100% लोग समाप्त हो गए थे, अर्थात देश भर में एक भी पोलियो केस नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। 100% समाप्त नहीं थे, बल्कि 10 लाख पर एक व्यक्ति इससे कम ही लोग रोगी थे, अर्थात 20 लाख पर मान लीजिए कि एक रोगी ऐसे करके थे, तब पोलियो उन्मूलित घोषित किया गया। ऐसे ही उन्मूलन घोषित किया जाता है किसी भी रोग को। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ कला के कलाकारों ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के कला उत्सव 2025 में आवासीय कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति से मुलाकात की। संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर जो दे रहा है कि कला शैली और राज्य से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है कि कला शैली किस राज्य का है। यहाँ पर दे रहा है सोहराय गुजरात का है, उसका से मधुबनी बिहार, पटुआ झारखंड। यहाँ पर ये तो सही एकदम देश का सबसे प्रसिद्ध चीज़ का है मधुबनी पेंटिंग। कहाँ से, तो बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित है। मधुबनी, सीतामढ़ी, इस सब जिलों में होता है। लेकिन ये जो दे रहा है कि पटुआ चित्रकला, तो पटुआ कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। पटुआ कहाँ पर उगाया जाता है ज़्यादातर, तो पश्चिम बंगाल में, WB जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वेस्ट बंगाल। यहाँ पर पटुआ कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। और ये काफ़ी लोकप्रिय, मतलब कि एक काफ़ी विशेषता है कि ये किससे बनता है, तो पटुए से, पटुए के वस्त्र बनाए जाते हैं।
पटुए के वस्त्र बनाए जाते हैं, पटुए पर चित्रकारी भी की जाती है, चित्रकारी भी की जाती है। और किसकी जी, तो देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की चित्रकारी की जाती है। लेकिन सबसे मतलब कि एकदम कहा जाए कि एक अनमोल बात है कि इसकी देवी देवताओं का चित्र में बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, तो मुस्लिमों का। मुस्लिम कारीगर सबसे ज़्यादा होते हैं, या कहें सबसे मतलब कि मुस्लिम ही मिलकर इसको बनाते हैं। पटुआ चित्र में सबसे ज़्यादा दक्ष हैं और घूम घूम कर इसका पटुआ चित्र बनाते हैं और प्रदर्शन भी करते हैं। मुस्लिम होते हैं लेकिन हिंदू देवी देवताओं की चित्रकारी बनाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। ये 3 नंबर गलती है, दूसरा नंबर सही है। सोहराय जो है गुजरात का नहीं है, ये आदिवासी फसल और पशु उत्सव है। यहाँ पर ये चित्रकारी से संबंधित नहीं है बल्कि ये फसल उत्सव से संबंधित है। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ, तो यहाँ पर 1 नंबर गलती है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक सही है, सही पूछा जा रहा था, केवल एक सही है। मधुबनी पेंटिंग तो केवल एक हो जाएगा। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, इसको देखिए, राज्य को नहीं देखे तो ये कहाँ पर मनाया जाता है जी, तो ये मनाया जाता है झारखंड में। सोहराय कहाँ पर, तो झारखंड के आदिवासियों का है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के असफल होने के दौरान E3 देशों ने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। इस संदर्भ में E3 में शामिल है, E3 में कौन कौन से देश शामिल है यही बताना है। E3 में जो है यहाँ पर दे रहा है USA, UK और फ्रांस, या फिर UK रूस, फ्रांस, UK जर्मनी, फ्रांस, इरिट्रिया, इथियोपिया में सकते हैं। यहाँ पर E3 का संबंध यहाँ पर UK जर्मनी और फ्रांस से संबंधित है। यहाँ पर ये जो है ये तीनों देश जो हैं ये पूर्ण तरह से तो USA के अथी में नहीं थे, पहले से जो थे कि ईरान से ये लोग व्यापार कर रहे थे थोड़ा बहुत। आप लोग जानते होंगे 2015 में एक ठो वार्ता हुई थी रूस ईरान के साथ, जिसमें परमाणु वार्ता हुई थी। और उसमें लेकिन 2015 में हुई थी ये वार्ता, जिसमें ये सब तीनों के तीनों शामिल थे। USA के साथ ये तीनों देश शामिल थे, UK जर्मनी और फ्रांस। लेकिन USA भी शामिल था उस वार्ता में, और उसके तहत ईरान से व्यापार हो रहा था, पश्चिमी देश कर रहे थे। लेकिन 2019 में जब 2019 में अमेरिका इससे पीछे हट गया अपने समझौते से और ईरान को कह दिया कि अभी परमाणु हथियार बना नहीं रहा है, USA ने 2019 में हट गया। फिर भी थोड़ा बहुत व्यापार कर रहे थे ये तीनों के तीनों देश। USA तो पूर्ण तरह से ईरान पर प्रतिबंध लगा चुका था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस थोड़ा बहुत व्यापार कर रहे थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर परमाणु अब पता चल चुका है कि ईरान में अभी भी परमाणु हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। ये लोग और भी बढ़ाना चाहते हैं, अब पहुँच चुके हैं कि और भी प्रतिबंध, अब पहले से ज़्यादा प्रतिबंध लगेगा। यहाँ पर कौन कौन शामिल थे, UK जर्मनी और फ्रांस शामिल है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रातड़िया री डेयरी में एक हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की गई। यह स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, काजी? तो रातड़िया री डेयरी में एक खोज की गई थी। यह स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रातड़िया री डेयरी जो हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पर है जी? तो राजस्थान में है और सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जैसलमेर जिले में कहाँ पर है जी? तो जैसलमेर जिले में। और इसका काल कितना, आज से 4500 वर्ष पुराना अंदाज लगाया जा रहा है कि 4500 वर्ष आज से लेकर आज को अगर मान लीजिए कि 1 तारीख माने, एक माने, तो यहाँ से 4500 वर्ष पहले, तो लगभग कितना हो जाएगा वर्तमान की तुलना में? वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो 2000 वर्ष इसमें से घट जाएगा, 2500 वर्ष, मतलब मान लीजिए कि एक तरह से 2400 वर्ष BC, 2400 BC के आसपास इसका यह अस्तित्व में उद्भवित हुआ था। अर्थात 2400 से लेकर 1900 BC तक यह अस्तित्व में रहा था, रातड़िया री डेयरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AI अलायंस नेटवर्क, जिसको AIANET आईनेट बोलते हैं, जिसको AI अलायंस नेटवर्क के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर क्या विचार करना है? यह एक अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क और समुदाय है जहाँ सदस्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा सूचना एवं विशेषज्ञता साझा करते हैं। भारत AIANET का संस्थापक सदस्य है। भारत क्या है? तो AIANET का संस्थापक सदस्य है। इसका संचालन स्विट्जरलैंड स्थित AI अलायंस द्वारा किया जाता है। और इसके बाद से है यहाँ पर क्या तरीका पूछा जा रहा है? तो सही कथन पर विचार करना है। और तरीका क्या है? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। यहाँ पर जो है ए नंबर एकदम सही है। यह एक अनौपचारिक स्वैच्छिक नेटवर्क है, स्वैच्छिक है एकदम। यहाँ पर 1 नंबर सही है। और दूसरा नंबर जो दे रहा है, दूसरा नंबर भारत AIANET का संस्थापक सदस्य है, तो यह भी सही है। लेकिन तीसरा नंबर जो दे रहा है, इसका संचालन स्विट्जरलैंड स्थित AI अलायंस द्वारा किया जाता है, तो ये गलती है। यहाँ पर इसका संचालन AIANET द्वारा नहीं किया जाता बल्कि डिजिटल इंडिया, इसका सदस्य यहाँ पर स्विट्जरलैंड से इसका कोई संबंध नहीं, तो ऑप्शन नंबर केवल बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपार ID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपार ID के संदर्भ में विचार कर लेते हैं। यहाँ पर अपार ID राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के तहत शुरू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के तहत शुरू की गई थी। और इसके बाद से दे रहा है 16 अंकों की छात्र पहचान संख्या है। अपार ID 16 अंकों की छात्र पहचान संख्या है।
उसके बाद से दे रहा है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पंजीकरण के लिए कब आपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का जी, तो सही कथन पूछा जा रहा है और केवल एक केवल दो सभी तीन और कोई नहीं। तो यहाँ पर जो देख लेते हैं, यहाँ पर एक नंबर एकदम गलती है, कैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि 16 अंकों का छात्र पहचान संख्या, तो 16 अंकों का नहीं होता है बल्कि अपार आईडी में 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं जी? तो 12 अंक। जैसे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं वैसे ही अपार आईडी में 12 अंक होते हैं। विशेषता इसी में यही होती है कि इसमें कुछ लेटर लग जाते हैं, जैसे कि AD और कुछ अंक और कुछ अंक होते हैं, कुछ इंग्लिश वर्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग पैन कार्ड नंबर में देखते हैं वैसे ही कुछ ये भी होता है अपार आईडी। और इसके बाद से जो यहाँ पर दे रहा है सीबीएसई बोर्ड ने अनिवार्य कर दिया है, तो एकदम 2 नंबर एकदम सही है। तीसरा नंबर दे रहा है यह प्रणाली यूजीसी द्वारा प्रबंधित अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। तो ये यूजीसी द्वारा इसका कार्यान्वयन नहीं किया जाता बल्कि शिक्षा मंत्रालय से इसका संबंध है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क बना है, उसी के तहत इसका संचालन किया जाता है। किसके द्वारा जी? राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ना कि यूजीसी के ABC द्वारा। यहाँ पर एक नंबर केवल दो, सेकंड ऑप्शन सही, सेकंड स्टेटमेंट सही, तो ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। ऐसे कि केवल एक ही ऑप्शन सही है, एक ही स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। यहाँ पर तेरा पत्तन उपलब्ध, यहाँ पर तेरा BO, अच्छा BO चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु में है और इसका उपलब्धि क्या बताया जा रहा है कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम 2.0 के अंतर्गत भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बंदरगाह बना है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, क्या यहाँ पर ये क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है। और कैसे जी? तो एलिमिनेशन मेथड के तहत लगा के पूछा जा रहा है, अर्थात इसमें एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। तो इसका क्या होगा कि एक सही कथन पूछा जाता है, एक भी गलती हम लोग का मिल गया तो आंसर आसपास में मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 कथन गलती मिल गया तो और भी सही से हम लोग का आंसर निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जो दे रहा है कि BO चिदम्बरम पोर्ट भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बंदरगाह है जी। और तो यहाँ पर यह गलती है कैसे कि BO चिदम्बरम पोर्ट ने ऐसा उपलब्धि हासिल नहीं किया अभी तक। और इसके बाद से देख लेते हैं किसने पाया है यहाँ पर, वास्तव में किसको मिला था? टुटीकोरिन पोर्ट ने जो इसको उपलब्धि को पाया। टुटीकोरिन अगर यहाँ पर होता तो टुटीकोरिन जो है पूर्णतः डिजिटल बना है, ना कि BO चिदम्बरम पोर्ट। और देख लेते हैं यहाँ पर JNPT जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं, देश में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह है। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर बोल रहा है कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अभी कहाँ से आ गया था? ये 2 सेकंड नंबर ऑप्शन भी गलती है। और तीसरा नंबर अर्थात यहाँ पर 2 ऑप्शन लगातार गलती मिल गया और यहाँ पर 2 ऑप्शन अनिवार्य रूप से सही करने का बात किया है, ना तो कोई नहीं सही करने का बात किया। 2 ऑप्शन गलती होते ही हम लोग का ये आंसर निकल जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन गलती है, इसमें सही चुनना है, लॉजिक लगाइएगा तो तीसरा D नंबर ऑप्शन अपने आप से निकल जाएगा। तीसरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर दे रहा है कि दीनदयाल बंदरगाह गुजरात का जो है यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है। कभी ऐसा अभी तक तो कोई ऐसा पोर्ट है ये नहीं जो पूरी तरह से संचालित हो सके। यहाँ पर तीसरा नंबर गलती है, तो यहाँ पर सभी के सभी गलती कर चुके हैं, अर्थात D हो चुका। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना है। खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना। यहाँ पर दे रहा है यह पुरस्कार भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है। खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के संदर्भ में दे रहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो क्या पूछा जा रहा है? तो सही कथन। और तरीका क्या है? केवल एक केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। यहाँ पर दिया जा रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एकदम सरासर गलती है कि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं प्रदान किया जाता है, बल्कि ये जो है द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा शुरू किया गया था। और द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, ये द वर्ल्ड साइंस बोल सकते हैं। और वास्तव में ये किसके साथ शुरू किया था जी? तो यहाँ पर स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इसके CEO कौन है जी? अध्यक्ष जो है यहाँ पर उनकी पुत्री है, स्वामीनाथन की पुत्री सौम्या स्वामीनाथन ही इसकी अध्यक्ष भी बनी है अभी का बहुत समय से है। यार इसका मुख्य संचालक भी यही है, सौम्या स्वामीनाथन ही है। अपने पिताजी की स्मृति में इसको शुरू किया था। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर गलती हो जाएगा। सेकंड नंबर है यह कृषि अनुसंधान में कार्यरत केवल भारतीय नागरिक ही इस पुरस्कार के लिए पात्र है। एकदम सरासर गलती है। जब यहाँ पर द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस मिला हुआ है, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस मिला हुआ है, तो क्या भारतीय को ही केवल मिलेगा? सरासर गलती हो गया। तो एक और दो दोनों के दोनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों गलती और सही कथन पूछा जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में विचार करना है, तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर NGT का अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होना चाहिए।
एनजीटी का अध्यक्ष जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होना चाहिए। उसके बाद से एनजीटी अपनी सभी कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा है। और इसके बाद से इस अधिकरण को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में दे रहा है कि एनजीटी अपनी कार्यवाही में सिविल प्रक्रिया संहिता से बंधा है, तो ये गलती हो जाएगा, इसलिए ये बंधा नहीं है। ये स्वतंत्र प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी कानून के ऊपर नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा नंबर गलती हो जाएगा। और इसके बाद से और यहाँ पर दे रहा है इसे WLPA के तहत अधिकार नहीं है, इसको अधिकार है, तो तीसरा नंबर भी गलती, लेकिन एक नंबर सही है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सर यहाँ पर ये गलती है, ये सही है गाइस, ये इसको WLPA के तहत अधिकार नहीं है, बल्कि 1986 जब क्या कहते हैं EPA, हमने यहाँ पर EPA लगाया था, EPA 1986 के तहत ये कार्य करता है। EPA 1986 और वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 या उसके बाद से वन्य जीव अधिनियम 2002, ये सब के तहत कार्य करता है, लेकिन WLPA से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये एकदम सही है। तीसरा नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र देशों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्र दे रहा है और देश दे रहा है। यहाँ पर दीर अल बलाह सीरिया, यहाँ पर क्षेत्र और विभिन्न क्षेत्र दे रहा है और उसके बाद से देशों का नाम दे रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि दीर अल बलाह कहाँ पर है जी, तो सीरिया में बता रहा है। और इसके बाद से यहाँ पर दारफुरा सूडान, कीव जो है कांगो में बता रहा है और कीवू यूक्रेन में है। तो अब बताइए यहाँ पर जो है दारफुरा कहाँ पर है जी, तो सूडान में है, एकदम सही है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर दीर अल बलाह सीरिया में नहीं है। यहाँ पर कीव दे रहा है, कीव कहाँ पर है, तो यूक्रेन में है। कीवू कहाँ पर, तो DRC में है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 1 भी गलती, 3 भी गलती, 4 भी गलती, केवल 1 सही है, दारफुरा सूडान में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितने देश यूरेशियन आर्थिक संघ के सदस्य राष्ट्र हैं? यूरेशियन आर्थिक संघ के सदस्य राष्ट्र यहाँ पर कौन कौन सा है जी? यहाँ पर दे रहा है रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पर रूस है, एकदम है यूरोसीय आर्थिक संघ के। उसके बाद से यहाँ पर बेलारूस भी है, कजाकिस्तान भी है, यहाँ पर आर्मेनिया भी है। उसके बाद से किर्गिस्तान भी है, लेकिन उज्बेकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। पहले था, लेकिन इसने बाद में सदस्यता त्याग दी है। यहाँ पर उज्बेकिस्तान शामिल नहीं है। तो यहाँ पर कितने सही है? तो केवल 5 सही है, तो केवल 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। केवल 5 सदस्य इसमें शामिल है। उज्बेकिस्तान पहले था इसमें, लेकिन अब निकल चुका। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष में युद्ध विराम के संबंध में USA और रूस के राष्ट्रपति में अलास्का में मिले। इस संदर्भ में अलास्का की भौगोलिक स्थिति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। और ऑप्शन का तरीका क्या है? तो एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है, तो 6 दांत दिखाकर हंसना चाहिए। यहाँ पर कि यह रूस और कनाडा दोनों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। यहाँ पर दे रहा है रूस और कनाडा दोनों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। अब देखिए, और इसके बाद से दे रहा है कि अब यही ऑप्शन आप लोग को अगर पता हो, ये ऑप्शन एक बार में आप लोग को पता हो कि किसके साथ यह स्थलीय सीमा साझा करता है, किसके साथ नहीं, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। इसी के एलिमिनेशन मेथड सरासर लग जाने वाला है। यहाँ पर जो है अलास्का का हम लोग फिगर जो बनाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा अमेरिका है, तो कुछ इस तरह से अलास्का ऐसे कुछ बनता चला जाता है। यहाँ पर ये हमारा कनाडा क्षेत्र है, ये हमारा अमेरिका USA है, और यहाँ पर कनाडा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रूस है, रूस ये एशिया वाला। यहाँ पर रूस यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पास में है, लेकिन जल संधि से जुड़ा हुआ है, जिसको बेरिंग जल संधि कहते हैं। यहाँ पर बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्थलीय सीमा कोई भी नहीं है। यहाँ पर स्थलीय सीमा नहीं है, और यहाँ पर कह रहा है कि स्थलीय सीमा है। तो 1 नंबर गलती होगा। 1 नंबर जैसे ही गलती हो गया, 1 नंबर गलती, तो ऑप्शन नंबर B निकल कर आ जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा कुछ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा बन जाते हैं। पहले तो 70%, 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे आते थे, लेकिन 2023 के बाद पैटर्न बदलने के बाद अब इस समय से 5 से 7 या फिर 10 से 12 ही क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड पर बन जाते हैं, फिर भी आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको OCI के संदर्भ में विचार कीजिए। और क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। OCI के संदर्भ में वे आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों में NRI के समान अधिकार रखते हैं। NRI के समान अधिकार रखते हैं जी। और यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह का ऑप्शन पूछा हुआ है। थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगने वाला है, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर एक भी गलती होता है तो हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर दे रहा OCI कार्ड धारक भारतीय चुनाव में मतदान के लिए पात्र है। बताइए OCI कहते हैं कि इसको है, तो OCI का अर्थ होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात कि पार महासागरीय
भारतीय नागरिक, अर्थात वैसे लोग, ऐसे नागरिक जो कि भारतीय मूल से संबंधित थे, उनके पूर्वज जो भारत से जुड़े हुए थे और उनके पास भारतीय पासपोर्ट था, तो वे ओसीआई कार्ड धारण कर सकते हैं और भारत में आकर लंबे समय तक लंबे समय तक रह सकते हैं, घूम सकते हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा स्वतंत्रता मिली होती है विदेशियों की तुलना में। ये तो एकदम सही है कि एनआरआई के समान अधिकार रखते हैं, लेकिन जो दे रहा है कि यहाँ पर चुनाव में मतदान करते हैं, एकदम सरासर गलती है। चुनाव में अधिकार दे दिया जाए, वो भी विदेशी नागरिक को। ओसीआई वास्तव में ये क्या होते हैं, तो विदेशी नागरिक ही होते हैं, विदेश के नागरिक होते हैं। कहाँ के नागरिक होते हैं, विदेश के, लेकिन विदेश में ही रहते हैं। लेकिन भारत का ओसीआई कार्ड क्यों धारण करते हैं, तो भारत से छूट लेने के लिए, भारत में घूमने के लिए, भारत में निवेश करने में ज़्यादा आसानी रहती है, भारत से संबंध बनाए रखने में ज़्यादा आसानी रहती है, भारत की नागरिकता लेने में भी तेजी से यह नागरिकता ले सकते हैं। इसीलिए ओसीआई कार्ड धारण करते हैं भारतीय मूल के लोग। तो दूसरा नंबर गलती हो गया। और तीसरा नंबर दे रहा है ओसीआई कार्ड धारक भारतीय संवैधानिक पदों पर आसीन होने के लिए पात्र नहीं है। तो यहाँ पर एकदम सही है कि संवैधानिक पदों पर पात्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलती। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रलय मिसाइल, और यहाँ पर दे रहा है प्रलय एक स्वदेशी प्रणाली है जिसे पूर्णतः डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है जी। और इसके बाद से यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर का उपयोग करती है, ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर का उपयोग करती है। यहाँ पर यह एक बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है, लेकिन उड़ान के दौरान पथ बदलने की क्षमता रखती है। उड़ान के दौरान पथ बदलने की क्षमता रखती है जी। तो पूर्णतः डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि, और उसके बाद से है यहाँ पर, और दूसरा नंबर है यह ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर का उपयोग करती है। तो 2 नंबर तो एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं किया गया है, बल्कि आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत भी इसके साथ काम किया है और कई अन्य प्रयोगशालाओं ने भी इसका साथ दिया है। तो अकेले डीआरडीओ नहीं बनाया है, बल्कि डीआरडीओ का प्रमुख भूमिका, डीआरडीओ लीडर रहा है, डीआरडीओ लीडरशिप की भूमिका निभाई है, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, रिसर्च सेंटर ऑफ इमारत, ऐसे कई संस्थान जो है इसमें सहयोगी है, कई आईआईटी संस्थान भी शामिल हैं। 2 नंबर एकदम सही है। और इसके बाद यह बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है, लेकिन उड़ान के दौरान पथ बदलने की क्षमता रखती है। तो 3rd नंबर भी सही है। 2 और 3 दोनों के दोनों सही है। तो यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा है, तरीका क्या है, 1 और 2, केवल 1 केवल 2, सभी तीनों कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औपनिवेशिक भारत में स्थापित हर्टोग आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। हर्टोग आयोग, यह भारत में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए साइमन आयोग द्वारा एक उप समिति के रूप में गठित किया गया था। शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए साइमन आयोग द्वारा एक उप समिति के रूप में गठित किया गया था जी। और उसके बाद से है तो यहाँ पर हर्टोग आयोग, और उसके बाद से दे रहा है इसने टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती स्कूल को 1 लाख रुपए का अनुदान देने की सिफारिश की थी। 1 नंबर, और तरीका क्या है जी, तो सही कथन पूछा जा रहा है, केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। 1 नंबर, तो इसमें ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 तो एकदम सही है, शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए था, साइमन आयोग की उप समिति के रूप में गठित किया गया था हर्टोग समिति को। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है विश्व भारती विश्वविद्यालय या स्कूल को 1 लाख रुपया अनुदान दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर केवल 1 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संदर्भ में विचार कीजिए। कैसा विचार, यहाँ पर विचार करने को बोल रहा है। इस विद्रोह की शुरुआत बॉम्बे बंदरगाह पर HMIS तलवार के नौसैनिकों के विरोध के साथ शुरू हुआ था। और उसके बाद से दे रहा है इसमें इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग की गई थी। और इसके बाद से रॉयल इंडियन नेवी के संदर्भ में विचार करना है। और तरीका क्या है, जब बड़ा क्वेश्चन देखे तो ऑप्शन देख लेना चाहिए, क्या एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। यहाँ पर दे रहा है कि कराची बंदरगाह पर HMIS हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विद्रोह का विरोध किया। यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं था, भारत के पक्ष में यह शुरू किया गया था। भारत को एक देश, मतलब कि अपने सैनिकों के साथ, नौसैनिकों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसके पक्ष में, यह पाकिस्तान को निर्माण के लिए कोई इससे जुड़ा हुआ नहीं था। तो तीसरा नंबर गलती है। और यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर तो एकदम सही है। HMIS तलवार के सैनिकों के साथ ने शुरू किया था इसको बॉम्बे में, और भारतीय सैनिकों को वापसी की मांग भी की गई थी। कहा जी, तो इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया था। इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी सैनिकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना बनाकर इंडोनेशिया में भेजा गया था। तो उनके वापसी के लिए भी मांग की जा रही थी। 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1936 में जारी बॉम्बे घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था। बॉम्बे घोषणा पत्र, यहाँ पर तेरा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित समाजवादी आदर्शों का विरोध करना। उसके बाद से 1937 के चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना। उसके बाद से भारत सरकार अधिनियम 1935 की निंदा करना। और उसके बाद से है शैक्षिक सुधार लाने में राज्य के हस्तक्षेप की मांग करना। यहाँ पर दे रहा है कि 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के संदर्भ में समाजवादी आदर्शों का विरोध करना। यहाँ पर जब इससे संबंधित है कि इसमें बॉम्बे घोषणा पत्र में कौन शामिल था जी, तो बॉम्बे घोषणा पत्र में ज़्यादातर पूंजीपति ही शामिल थे। पूंजीपति जैसे जमनालाल बजाज शामिल थे। और इसके बाद से जैसे कई सारे उस समय
पूंजीपति शामिल थे और भारत को उदारवादी देश बनाने के लिए पक्षधर थे। उदारवादी देश और थे कि उदारवादी देश होगा तो भारत के जल्दी विकास होगा और भारत की जीडीपी को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने तो कह दिया था 1929 में कि समाजवाद चाहिए, तो समाजवाद इसके, लेकिन समाजवाद उदारवाद का विरोधी है, इसीलिए समाजवाद का विरोध करने के लिए बॉम्बे घोषणा पत्र 1936 में लाया गया था, पूंजीपतियों ने लाया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के चुनाव के संदर्भ में विचार कीजिए। 1937 के चुनाव के संदर्भ में यहाँ पर केवल प्रांतीय चुनाव कराए गए थे और संघीय स्तर पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। और उसके बाद से है बंगाल और पंजाब को छोड़कर सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया था। यहाँ पर एक नंबर तो एकदम सही है कि प्रांतों में ही केवल चुनाव कराए गए थे। और जैसे कि 1917 के तहत 1923 में जो चुनाव कराए गए थे उसमें तो संघीय स्तर पर भी चुनाव कराए गए थे, लेकिन 1937 में जो चुनाव हुए केवल प्रांतीय स्तर पर चुनाव हुए थे। और इसमें बंगाल पंजाब में तो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गठन नहीं हुआ था। ये तो यहाँ पर एक और राज्य था जिसमें सिंध में जो था, सिंध में भी मतलब कि कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। कांग्रेस जो थी सिंध में भी नहीं थी। और यहाँ पर दे रहा है कि केवल पंजाब और बंगाल, तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही हो जाएगा। ऐसे कि बंगाल पंजाब और सिंध तीनों प्रांतों में मुस्लिम थी, क्या कहते हैं इसको, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। और 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिफारिशों के संदर्भ में विचार कीजिए। आयोग की पहचान कीजिए। यहाँ पर दे रहा है इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया था। और उसके बाद से लेकिन इसकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू की गई। और उसके बाद से है इसकी एक सिफारिश यह थी कि छात्रों को विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए इंटरमीडिएट स्तर के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। उसके बाद से है यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कौन से आयोग ने इन सभी सिफारिशों को किया था। अब देखिए हम लोग सही कथन पर विचार कर रहे थे कि सही गलती का, यहाँ पर दोनों के दोनों तो सही था ही। तो यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर आयोग देख लेना है। आयोग कौन सा आयोग है जी, यहाँ पर ये दोनों के दोनों सिफारिशें सैडलर आयोग से संबंधित है, तो तीसरा भी तो सैडलर आयोग से ही संबंधित होगी, तो यहाँ पर सैडलर आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 2 ही स्टेटमेंट पढ़कर, एक भी स्टेटमेंट पढ़कर इसको लगाया जा सकता है कि कैसी कलकत्ता विश्वविद्यालय के समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए एक ही मात्र समिति गठित की गई थी जिसका नाम था सैडलर समिति। यहाँ पर एक ही सही हो जाएगा। ये सब समितियाँ तो शिक्षा से थोड़ी ना जुड़ी थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए सैडलर ही था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जनता से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया तथा 21 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सदस्यता खोली गई। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन, सहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। असहयोग आंदोलन में सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए सदस्यता खोली गई थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम के संदर्भ में विचार करना। यहाँ पर दे रहा है यह फ्रांसीसी हमले की आशंका के तहत अधिनियमित किया गया था। इसके बाद से है इस अधिनियम ने तुरंत समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों और पूर्व सेंसरशिप लागू कर दिया। यहाँ पर दोनों के दोनों सही है। सेंसरशिप प्रेस अधिनियम 1799 का संबंध दोनों से है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं बिहार। यहाँ पर क्षेत्र दे रहा है, संबंध नेता दे रहा है। बिहार से कौन से यहाँ पर दे रहा है कि, और अब आंसर का तरीका देख लेते हैं कौन सा सही है और कितने पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है और केवल 1, केवल 2, सभी 3, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर दे रहा है कि बिहार, अंबिका चरण सिन्हा, एकदम अंबिका चरण सिन्हा बिहार से ही संबंधित है और सविनय अवज्ञा आंदोलन से सक्रिय थे। 1930 के बाद से ये काफ़ी सक्रिय रहे अंबिका चरण सिन्हा। इसके बाद से है असम, चंद्रप्रभा सैकियानी, ये भी अंबिका चंद्रप्रभा सैकियानी असम से ही संबंधित थे। उड़ीसा, गोपाल बंधु चौधरी, एकदम ये भी गोपाल बंधु चौधरी भी संबंधित थे। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज पार्टी के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है मोतीलाल नेहरू और CR दास ने सी राजगोपालाचारी के संदर्भ में इनका गठन किया। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो सही कथन पूछा जा रहा है। ऑप्शन का तरीका क्या है, तो एलिमिनेशन मेथड लगने वाला है। जब एलिमिनेशन ऑप्शन देख लीजिए और एलिमिनेशन मेथड लगने वाला हो तो सिर दर्द बहुत कम हो जाता है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन सिर दर्द बहुत कम हो जाता है, या फिर मतलब कि लगता है कि एक से 2 क्वेश्चन इधर उधर मिल जाए, स्टेटमेंट सही या फिर गलती मिल जाए तो हम लोग आंसर निकल सकता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख ही लेना चाहिए। यहाँ पर जो दे रहा है
कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने सी राजगोपालाचारी के समर्थन से इसका गठन किया था। बताइए, सी राजगोपालाचारी के समर्थन से इसका गठन थोड़ी ना किया था, उन्होंने इनका नेतृत्व किया था सी आर दास, और सी आर दास अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू, तो इसके अध्यक्ष थे। लेकिन उस समय यहाँ पर सी आर दास जो थे गांधीवादी थे, गांधी जी के साथ थे, ना कि सी आर दास के साथ थे। तो ऑप्शन नंबर 1 गलती है। दूसरा नंबर, स्वराज पार्टी के सदस्यों ने केंद्रीय परिषद में लोक सुरक्षा विधेयक को विफल कर दिया था। एकदम सही है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को विफल कर दिया था। यहाँ पर तेरा स्वराजवादियों ने परिषद में अपने क्रांतिकारी कार्यों को बाहर के व्यापक राजनीतिक कार्यों के साथ प्रभावी समन्वय किया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने समन्वय बेहतर तरीका से नहीं कर पाए, इसीलिए तो धीरे धीरे विफल होते चले गए। तो यहाँ पर तीसरा नंबर गलती है। तो 1 भी गलती है, 3 भी गलती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ABCD करके दे दिया गया है, इसमें एलिमिनेशन मेथड का कोई काम ही नहीं है। दिल्ली चलो शब्द का किससे था, का संबंध किससे था? दिल्ली चलो आंदोलन का संबंध किससे था जी? तो यहाँ पर तेरा असहयोग आंदोलन से, उसका व्यक्तिगत सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन का एक निर्देश था। क्या ये इन सब से जुड़ा हुआ था जी? यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा दे रहा है। यहाँ पर पूरा बात देखिएगा तो यहाँ पर तेरा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान अपनाई गई एक ऐसी रणनीति जिसमें सत्याग्रहियों को युद्ध विरोधी घोषणाएं करने के बाद गिरफ्तार न होने की स्थिति में दिल्ली की ओर कूच करने का निर्देश दिया गया था। तो सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह से ही जुड़ा था दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, अर्थात क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब 1939 में भी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार, मतलब कि वायसराय ने भारत को भी ब्रिटिश सरकार का पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस के सदस्य इसके समर्थक नहीं थे, और विरोध भी समर्थक नहीं थे और चाहते थे कि भारत को इससे दूर रखा जाए, लेकिन वायसराय ने शामिल कर दिया। तो इसी का विरोध करने के लिए सबसे पहले तो क्या कहते हैं उसको, विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कोई बड़ा क्रांति भी नहीं करना चाहते थे ताकि ब्रिटिश सरकार कमजोर हो जाए। कैसे कि अगर ब्रिटिश सरकार कमजोर होगी तो उधर नाजीवादी और फांसीवादी मजबूत होंगे, तो वो भी सबसे बड़े मानवता के दुश्मन होंगे। तो इसीलिए इतना भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश के हम साथ दें, और ना ही चाहते थे कि हम लोग नाजीवाद को साथ दें। तो इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था, तो जो जितने भी प्रमुख नेता थे उनको सत्याग्रही बनाया गया। कहा कि दिल्ली आइए और सरकार से कहिए, सरकार के सामने धरना दीजिए। तो विनोबा भावे सबसे प्रथम सत्याग्रही बने, दूसरा नंबर में जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही बने और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। उसी को नाम दिया गया दिल्ली सत्याग्रह, दिल्ली चलो का नारा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोथियन समिति के संदर्भ में विचार करना है। लोथियन समिति, यहाँ पर साइमन आयोग, सांप्रदायिक पंचायत, हंटर आयोग, पूर्ण समझौता। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथियन आयोग का संबंध सांप्रदायिक पंचायत से था। इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तर में जारी किया गया था? 14 सूत्री प्रस्ताव जो था किसके प्रति उत्तर में जारी किया गया था? यहाँ पर तेरा नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, साइमन आयोग की सिफारिश, या फिर असहयोग कार्यक्रम। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। सबसे पहले साइमन कमीशन जब आया तो उसका विरोध किया भारतीयों ने विरोध किया, तो उधर से अंग्रेजों ने चैलेंज दिया कि यदि कोई ऐसा नियम और कानून बनाकर दिखाइए जो कि सभी राजनीतिक दलों को मान्य हो। तो सबसे पहले कौन उठे? तो मोतीलाल नेहरू उठे और नेहरू आयोग का गठन कर दिया, और 14 मतलब कि कुछ नियम और नीति बनाकर दी कि ये हमको चाहिए। लेकिन इसके यहाँ पर से कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को मंजूर नहीं थे। तो इसका विरोध करते हुए जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे रखी थी। 14 सूत्री मांगे रखी थी 1929 में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में आए थे उसको। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस ने 1924 के अधिवेशन के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है? तो सही कथन पर विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है तो, और स्टेटमेंट का आंसर का तरीका क्या है? तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। यहाँ पर जो दिया जा रहा है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित पहला और एकमात्र अधिवेशन था। यहाँ पर पहला और एकमात्र अधिवेशन था। तो यहाँ पर एकदम सही है कि एक ही अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, वो था 1924 के बेलगांव अधिवेशन। और इसके बाद से गांधी स्वराज्यवादी समझौते के माध्यम से कांग्रेस में औपचारिक रूप से एकता स्थापित हुई। यहाँ पर दोनों सही, यहाँ पर सेकंड नंबर स्टेटमेंट भी सही है। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने स्वराज्यवादियों को चुनाव लड़ने की अनुमति वैधानिक रूप से दे दी। तो दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा का गठन किया गया था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गुजरात सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था जी? यहाँ पर दे रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दरमियान, बारदोली सत्याग्रह के दरमियान, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान, या फिर खेड़ा सत्याग्रह के दरमियान। तो यहाँ पर ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, 10th लेवल का क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह में यह महात्मा गांधी जी ने गुजरात सभा का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त प्रस्ताव 1940 के प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव 1940, और ऑप्शन आंसर देने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है, अर्थात सही नहीं है इसमें कौन सा?
तो सही नहीं चुनना है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कौन सा सही होगा। अगर सही वाला छांट लेंगे हम तो हमारा सही नहीं वाला निकल जाएगा। तो इसमें से एक भी कोई भी ऐसा हो जाए कि सही हो जाए तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। इसमें तेरा इसमें एक संविधान सभा के तत्काल गठन का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें 1940 में जी तत्काल गठन का प्रावधान रखा गया था। उसके बाद से इसने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य में कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा, कोई भी संविधान नहीं अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर तो एकदम सही है। अल्पसंख्यकों को समर्थन लेने के लिए ऐसा ही कहा गया था कि कोई भी संविधान ऐसा लागू नहीं होगा जो अल्पसंख्यकों को मान्य न हो, अर्थात 2 नंबर सही हो गया। और हम लोग को गलती क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या, तो गलती चाहिए। तो 1 नंबर एकदम सरासर गलती है इसका, और तीसरा नंबर ऑटोमेटिक रूप से गलती ही निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर नहीं निकल पाएगा कैसे कि 2 नंबर अभी कटा है, 2 नंबर कटा है और 1 नंबर चाहिए। तो आंसर आइएगा 2 नंबर कटा है, 1 नंबर चाहिए, 1 नंबर मिल गया, तीसरा नंबर ऑटोमेटिक से गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हम लोग का आंसर मिल गया। इस क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।